तो दोस्तों इस वक्त अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स का सीजन चल रहा है। बहुत अच्छा बुल रन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में आ रहा है। बहुत सारे शेयर हैं जो 6 महीने में 4 गुना 5 गुना हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी लार्ज कैप स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब ऐसी मार्केट सिचुएशन में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 से 5 साल, 1.5 2 साल, एटलीस्ट 2 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स आपको अपनी वैल्यूएशन में काफी सस्ते पे अवेलेबल है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ 5 6 लार्ज कैप स्टॉक्स पे बात करने वाला हूं, जो वहां पर अच्छे रिजल्ट्स रेगुलरली आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस भाग नहीं रहा है। स्टॉक काफी नीचे लेवल्स पे इस वक्त आया हुआ है। तो ऐसे ही स्टॉक्स पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों अगर हम स्टॉक्स पे यहां पर बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं बात करने वाला हूं वो है यूपीएल लिमिटेड। स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट यहां पर इस वक्त आप देखेंगे, अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। 3 साल का भी अगर आप पीरियड देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग अप्रैल 2021 के लेवल से भी नीचे इस वक्त ये आया हुआ है। लगभग आप देखेंगे फरवरी 2021 के लेवल्स पे इस वक्त ये शेयर यहां पर चल रहा है। अब शेयर में गिरावट क्यों है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो पिछले 2 क्वार्टर्स के अगर आप रिजल्ट इसके देखेंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स में गिरावट है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स में गिरावट है, और सितंबर में जो इसने रिजल्ट्स पेश किए हैं उसमें ये कंपनी लॉस में चली गई है। 300 करोड़ के आसपास के लॉस हैं। अब दूसरी चीज आती है कि लॉस क्यों हो रहे हैं, उसको भी आपको समझना है। तो कंपनी की जो एनालिस्ट कॉल हुई थी उसके मुताबिक मेजरली 2 रीजन है। सबसे पहला तो डी स्टॉकिंग हो रही है। तो बेसिकली पहले हो क्या रहा था कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत सारा जो मटेरियल था उसको स्टॉक कर लिया था। अब वो धीरे धीरे अपना वो स्टॉक ही यूज कर रहे हैं और कंपनी से बहुत ज्यादा मटेरियल परचेज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन जो हमेशा सेक्टोरल हमेशा रहा है कि केमिकल सेक्टर में ही ओवरऑल एक गिरावट है, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो रहे हैं केमिकल्स के, जिसकी वजह से इस कंपनी को ये चीज देखने को मिल रही है। अब लेकिन इसके साथ साथ मैनेजमेंट का ये कहना है कि शायद Q3 में सिमिलर नंबर्स आपको देखने को मिले, लेकिन फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी इस कंपनी में। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स का अगर आप यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन सिक्लिकल नेचर की वजह से केमिकल सेक्टर के यहां पर ये गिरावट है। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल अगर आप अभी भी देखेंगे, प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए 10 सालों में 17% के आसपास की है। सेल्स की ग्रोथ 19% के आसपास की है 10 सालों की अगर हम बात करते हैं। और स्टॉक ने भी अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में आप देखेंगे ना के बराबर रिटर्न्स इसके स्टॉक ने दिया है। तो अपॉर्चुनिटी यहां पर अच्छी खासी, यहां पर अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है जो एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है। अब इसके बाद दूसरा शेयर आ जाता है डॉक्टर रेड्डी लैब्स का। तो सबसे पहले हम वैल्यूएशंस पे बात करते हैं। तो देखिए आप यहां पर अगर हम इसकी वैल्यूएशंस देखते हैं, तो लगभग आप देख सकते हैं अपने 5 सालों की लोएस्ट वैल्यूएशन पे इस वक्त ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगभग 17 के आसपास की इसकी यहां पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो चल रही है। एवरेज आप देखेंगे इसकी मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 के आसपास की है। उसकी कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पिछले 3 4 क्वार्टर से लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, इनके मार्जिन्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली इनके जो शेयर में अभी भी ग्रोथ नहीं आई है उस लेवल की। तो यहां पर आप देखिए रिसेंटली जो इनके रिजल्ट आए हैं, 6900 करोड़ के आसपास की सेल्स है। यहां पर आप देखेंगे ओवरऑल अच्छा खासा हाईएस्ट एवर इन्होंने नेट प्रॉफिट अपना पेश किया है। उससे पहला जो इनका क्वार्टर था, जून क्वार्टर था, वहां पर भी आपको इसी तरह के नंबर्स देखने को मिले थे। वहां पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने प्रॉफिट्स में और उसके साथ साथ सेल्स में दिखाई थी। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे लगातार ग्रोथ इनकी सेल्स में हो रही है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रही है। जो मार्जिन्स 15-20% के आसपास हुआ करते थे वो बढ़कर 28% के आसपास इनके मार्जिन्स हो गए हैं। और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग पिछले 1 साल में 64% के आसपास इनका जो प्रॉफिट है वो ग्रो हुआ है। 5 साल में आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ 39% की है, 3 साल में 31% की है, लेकिन शेयर में उस लेवल की ग्रोथ अभी तक मिसिंग है। तो
ये ऐसी ही चीजें होती हैं कि शेयर धीरे धीरे कंपनी इंप्रूव होती जाती है, फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जाते हैं, लेकिन शेयर में रिटर्न्स नहीं आई होती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होती होती है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स पे मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में, सारे हम लोग एजुकेशनल पर्पज से बात कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे रही है वीडियो। सिर्फ उन स्टॉक्स पे हम लोग स्टडी पर्पज के लिए बात कर रहे हैं जहां पर एक मैसिव करेक्शन है। अब साथ में आपको ये भी समझना है कि ये सारे स्टॉक्स को आप अपने स्टडी पर्पस के लिए ऐड कर सकते हैं और उसके साथ आप अपना डिसीजन ले सकते हैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक पे। तो तीसरा स्टॉक यहां पर आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि एक मैसिव कंसोलिडेशन देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे कुछ भी ग्रोथ यहां पर इसके प्रॉफिट्स में, इसके जो प्राइस है उसमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन नीचे चल के अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ इसकी सेल्स की ग्रोथ देखते हैं तो लगातार पिछले आप कई क्वार्टर्स में देखिए, हर क्वार्टर में इसकी सेल ने ग्रोथ किया। यहाँ से आप मार्च 21 से देखें तो हर क्वार्टर में सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए थे उसमें भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट इनकी सेल्स में देखने को मिली है, प्रॉफिट में देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक में एक मैसिव कंसोलिडेशन 3 सालों से चल रही है, 0% की रिटर्न है 3 सालों में। अब देखिए, जब भी हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं तो होता क्या है कि जब कोई स्टॉक 2-3 साल से रिटर्न नहीं दे रहा होता है तो लोग निराश होने लगते हैं। लोगों को लगता है शायद स्टॉक में कोई कमी है इसलिए इसका शेयर नहीं भाग रहा है। इसके लिए मैं हमेशा आईटीसी का आपको एग्जांपल लेकर चलता हूं। जब आईटीसी का शेयर भी 150-200 के आसपास हुआ करता था, कोई भी उस शेयर पे बात नहीं कर रहा था, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से डर रहे थे, लेकिन तब भी यही चीज हो रही थी आईटीसी के शेयर के साथ कि रिजल्ट लगातार कंसिस्टेंट थे, शेयर का प्राइस लगातार नीचे जा रहा था। तो जैसे ही मार्केट में वो शेयर पे बात होने लगी, जैसे ही लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया, बड़े लोगों ने, उस शेयर में लगातार तेजी आपको देखने को मिली, क्योंकि फंडामेंटली वो शेयर हमेशा से अच्छा था। और ऐसा ही कुछ ये जो शेयर्स पे हम बात कर रहे हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक शेयर आ जाता है नेटको फार्मा। अब अगर हम इस शेयर पे भी बात करते हैं, यहां पर भी आप वैल्यूएशंस देखिए तो यहां पर भी वैल्यूएशंस लगभग अपने जो 3-5 सालों की लो है उसके आसपास पहुंच गया है। यहां पर भी आप प्राइस टू अर्निंग देखिए 26 के आसपास है, अगर हम एवरेज 5 सालों की प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं। तो यहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि लगातार इंप्रूवमेंट इनके प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। यहां पर आप देखिए 276 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 420 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अब मार्जिन्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, 40% से ज्यादा की इंप्रूवमेंट इनके मार्जिन्स में है। ओवरऑल यहां पर अगर आप देखेंगे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट रिसेंटली इनके प्राइजेस में देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल शेयर ने अभी भी रिजल्ट्स के हिसाब से रिटर्न्स नहीं दी है। उसका रीजन यही रहा है कि शेयर अभी जो लार्ज कैप, मिड कैप, इन लेवल्स के शेयर है, और स्पेसिफिकली अगर हम फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये 2-3 सेक्टर पे अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर रिटर्न्स उस लेवल की देखने को नहीं मिली है। तो यही चीज अभी जो हमने डॉक्टर रेड्डी लैब की बात की, अभी हम नेटको फार्मा की बात कर रहे हैं, पहले भी हमने कुछ फार्मा सेक्टर के शेयर्स पे बात की है। यही सारी चीजें फार्मा सेक्टर के शेयर्स में इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ जो कोविड-19 के टाइम पे अच्छा खासा भागे थे ये शेयर्स, उसके बाद से डीस्टॉकिंग वगैरह की वजह से कुछ यहाँ पर देखने को मिली थी गिरावट, और अब वो गिरावट से उभर के नहीं आ पाए हैं ये शेयर। ओवरऑल वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये सारे ही शेयर्स इस वक्त अवेलेबल हैं। अब इसके बाद 2 शेयर्स जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे, पहला आ जाता है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक पे भी हमने कल भी मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि मैं एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यहां पर आपको इसकी वैल्यूएशंस में दिखेगा। ये भी अगर आप देखिए 5 सालों के अपने लोएस्ट वैल्यूएशन के पास इस वक्त चल रहा है, और अगर आप इसके 10 सालों की भी वैल्यूएशन देखेंगे, इतनी कम वैल्यूएशन में एचडीएफसी बैंक का शेयर कभी भी अवेलेबल नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? शेयर में लगातार जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स है कंपनी की, वो इंप्रूव हो रही है, लेकिन गिरावट आ रही है। अब एचडीएफसी बैंक में गिरावट का क्या रीजन है?
उसमें गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो जो मर्जर इनका एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हुआ है उसकी वजह से एक तो कंपनी की एसेट क्वालिटी आने वाले 2-3 क्वार्टर तक खराब रह सकती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये दो मेजर रीजन है कि कंपनी ने जब ये चीज खुद ही अनाउंस की थी उसके बाद से नेगेटिविटी शेयर को लेकर बन गई थी। तो यही चीज अभी यहां पर इस कंपनी के शेयर को इंपैक्ट कर रही है। लेकिन याद रखिए कंपनी ने खुद भी यही चीज बोली है कि शॉर्ट टर्म में ये चीज होने वाली है, लॉन्ग टर्म में कंपनी को कुछ बेनिफिट्स दिखे हैं तभी कंपनी ने इन दो कंपनीज को मर्ज किया है। तो ये जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स हैं यहां पर ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक क्वार्टर जहां पर रिजल्ट्स, जहां पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की इंप्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी की इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी, उसके बाद ये शेयर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो यहां पर भी इस शेयर में ये चीज आपको समझनी है कि रीजन क्या है गिरने का, वो आपको बहुत ज्यादा समझकर चलना है और धीरे धीरे एक्युमुलेट करने के मौके यहीं पर आपको मिलते हैं, वो चीज आपको समझकर चलनी है। और अगर आप नीचे यहां पर देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहां पर आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले 3-5 सालों में अगर आप देखेंगे शेयर कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। ऑन एन एवरेज रिटर्न्स जो है वो खराब होती नजर आई है। और ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक या ये जो मैं 4-5 कंपनीज पे बात कर रहा हूं इस वीडियो में उनका हाल नहीं है, मेजरली सारे ही लार्ज कैप में आपको ये चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार अभी पैसा निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्सफुली अभी इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो इस वजह से जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें अभी तेजी इंडिया में देखने को नहीं मिली है। और आखिरी शेयर जो इसी कैटेगरी में मुझे हमेशा से लग रहा है वो है एसबीआई कार्ड्स। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन सिंस इंसेप्शन, सिंस जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से अगर आप देखेंगे लोएस्ट वैल्यूएशन पे इस वक्त ये शेयर आ चुका है, 30 के आसपास की वैल्यूएशन है। यहां पर भी आप देखिए लगातार ग्रोथ यहां पर इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। अभी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इसके, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे इस वक्त ये शेयर खड़ा है। उसके बाद भी शेयर ने 3 सालों से रिटर्न नहीं दी है और वैल्यूएशंस यहां पर कम होती चली गई है। अब यहां पर भी वही 1-2 रीजंस है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये चीज गिरावट है। लेकिन देखिए आपको एक चीज समझनी है कि ये जो छोटी मोटी बातें होती हैं कि ये दिक्कत आ रही है कंपनी में, ये थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, ये ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो ये इन दिक्कतों को से आगे बढ़ के काम करना जानती हैं, तभी ये इतनी बड़ी लेवल पे पहुंची हैं। और एज ए इन्वेस्टर्स ऐसी ही कंपनीज में इसी मौके पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। और स्पेसिफिकली अगर हम एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो 700 से 750 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। 750 का इनका इशू प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ था आज से 3-4 साल पहले। तो वो चीजें सारी इसकी सपोर्ट के काम कर रही है अगर हम इन लेवल्स पे यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक मैसिव करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, जिस वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में भी मिल रही है। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि एक अच्छे मैसिव करेक्शन यहां पर आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यूएशन है वो इन सभी कंपनीज की काफी 40-50% के आसपास गिर चुकी हैं। किसी किसी कंपनी की तो उससे ज्यादा गिर चुकी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से ये हाल इन कंपनीज का देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारे स्टॉक्स स्टडी पर्पस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे सकता हूं मैं किसी भी शेयर में। और उसी चीज को आपको इसको स्टडी पर्पस से ही इन शेयर्स को सबको लेना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।